हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म सिविल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सही होंगे। और आज की जो हमारी क्लास है ना, वो पंचायती राज व्यवस्था को लेकर के है। मतलब जो आर्टिकल 243 से स्टार्ट होता है, ए से लेकर ओ तक। कई बच्चों का हमेशा डाउट रहा है और हमेशा इस एग्जाम में जाके इससे रिलेटेड सवाल तो गलत करके ही आते हैं, क्योंकि बहुत लंबा आर्टिकल है। ए से लेकर ओ तक लोगों को जल्दी याद नहीं होता है। तो आज मैंने इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें बता रखा है कि आर्टिकल ए बी सी डी में जो है, आर्टिकल 243 के ए बी सी डी ई एफ जी एच में, ए फॉर असेंबली, बी फॉर फील्ड, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। मतलब इतना इजी वे से आपको इसमें समझाऊंगा कि आप एक बार अगर क्लास लेक्चर को देख लिया, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे। पंचायती राज व्यवस्था का तो क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर क्लास को पसंद आए तो क्लास को शेयर करना, और साथ में ये क्लास खत्म होते ही इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इसी में, और आपको ये भी दिखाऊंगा मेरा ट्रिक कैसे काम करता है। ठीक है, तो क्लास को ऐसे बना के रखना, पूरी देखोगे तभी समझ आएगा अच्छी तरीके से। और एक बार यहां से कर लिया, दोबारा लाइफ में कभी भी कोई लेक्चर आपको देखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ना कि पंचायती व्यवस्था क्या पहले से संविधान में था, इसको जोड़ा गया? तो इसकी बात करता हूं कि भैया जोड़ा गया। 73 अमेंडमेंट हुआ। क्या हुआ? 73 अमेंडमेंट हुआ। कब हुआ? 1992 में। तो एक एक्ट पारित हुआ। पर इसको लागू कब किया गया? इसको लागू किया गया 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, इसके तहत क्या हुआ? संविधान के किस किस भाग में ये क्या हुआ? तो ये संविधान के भाग 9 में है। भाग 9 में है। अगर मैं अनुसूची की बात करूं, अनुसूची, तो अनुसूची कहां पे है? अनुसूची है ये 11 में। ठीक है, 11th नंबर में। अगर मैं बात करूं आर्टिकल की, आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो आर्टिकल है 243 के ए से लेकर के 243 का ओ तक। ठीक है, तो तैयार हो जाइए बहुत ही इजी वे में समझने के लिए। पर इसके पहले समझते हैं कि गांधी जी का क्या विजन था। गांधी जी की एक स्टेटमेंट थी हमेशा, जो ये बोला करते थे कि भैया, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि भारत का भविष्य, जो भारत का भविष्य है वो ग्राम स्वराज में है, जहां हर एक गांव एक पूर्ण स्वतंत्र इकाई होगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ऑफिशियल वे से इसको किस तरीके से पंचायती राज व्यवस्था को समझ सकते हो। एक स्टेटमेंट है इसके लिए बहुत प्यारा सा कि भैया, पंचायती राज व्यवस्था भारत में लोकतंत्र की आत्मा है। अगर मैं लोकतंत्र की आत्मा की बात करूं तो क्या है? पंचायती राज व्यवस्था सबसे निचले स्तर पर शासन की बात करूं तो पंचायती राज व्यवस्था में आपको ग्राम स्तर पर देखने की मिलती है। ठीक है, जो शासन को जड़ों तक पहुंचाने का माध्यम बनती है। अगर शासन को अगर मैं जड़ों तक पहुंचाने की बात करूं, मतलब इसका रूट है, अपने शासन का जो रूट है कहां तक है? पंचायती राज व्यवस्था तक है। सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम। ग्राम जो पंचायत होता है, ये शासन की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, यहां तक चीजें अच्छे से क्लियर है। मैंने आपको आर्टिकल बता दिया कहां से कहां तक है। अब बात आती है शॉर्ट में इसको याद कैसे करें। तो आ जाओ, याद करने का सबसे इजी तरीका, आर्टिकल 243 में परिभाषा दी गई है। आर्टिकल 243 में परिभाषा, डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, डिफिनीशन। अब इसको भूल जाओ, इसको मत सोचो। अभी मैं बात करूं आर्टिकल 243 के ए से, हम याद कैसे करेंगे? ए फॉर असेंबली, असेंबली, असेंबली। ठीक है, असेंबली का मतलब सभा। तो आर्टिकल 243 का ए क्या कहता है? ग्राम सभा को अधिकार देता है। ए फॉर अधिकार, ए फॉर असेंबली, ग्राम सभा, सभा मतलब असेंबली, इसको एक फॉर अधिकार से याद करना। ठीक है, अब आर्टिकल में बात करता हूं 243 का बी, बी फॉर बिल्ड। बिल्ड का क्या मतलब होता है? बिल्ड का मतलब होता है गठन या रचना। रचना या गठन, किस चीज की रचना या गठन की बात हो रही है भैया? ग्राम पंचायत की। ठीक है, पंचायतों की रचना या गठन, याद रहेगा। सी, सी फॉर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किस चीज की? भैया अब निर्माण कर दिए हो तो उसके संरचना भी तो बनाओगे। ग्राम समाज का तुमने ग्राम पंचायत का निर्माण कर दिया, अब संरचना की बात होगी तो सी फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सी, सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, याद रहेगा, बोलोगे नहीं ना? डी, डी फॉर डिमांड। देखो अपने भारत में हमेशा डिमांड किस चीज की होती है? रिजर्वेशन की। और भी किसके किसके लिए? एसटी, एससी, वीमेन। तो यहां पर रिजर्वेशन की बात करता है। किसका किसका रिजर्वेशन? वीमेन, एसटी एंड एससी। अब आर्टिकल 243 का ए से लेकर डी तक मेरे साथ एक बार फिर से गाओ। चलो स्टार्ट करो। आर्टिकल 243 का ए, ए फॉर असेंबली, ए फॉर अधिकार, ग्राम सभा के अधिकार की बात होती है। आर्टिकल 243 का बी, बी फॉर बिल्ड, बिल्ड मतलब पंचायतों के गठन या रचना की बात होती है।
आर्टिकल 243 का सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना, किसकी संरचना, ये हो गया पंचायत की संरचना की बात करता है कि पंचायतों की संरचना कैसी होगी। कंस्ट्रक्शन का मतलब ऐसे समझो, डी फॉर डिमांड, 243 का डी क्या कहता है, डिमांड। डिमांड का मतलब किस चीज की भारत में, रिजर्वेशन की। तो यहाँ पे एसटी एससी एंड वीमेन के रिजर्वेशन की बात कही गई है। चीजें याद रखोगे अच्छे से, भूलोगे तो नहीं ना। सीटों के आरक्षण, रिजर्वेशन, ठीक है। मैं हट जाता हूं, एक बार फिर से देख लो। अब आगे चल रहा हूं। आर्टिकल 243 का ई से समझो, ई फॉर होता है एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब होता है कोई आदमी कब तक बना रहेगा, कब तक जीवित रहेगा। कोई भी प्रोडक्ट में एक्सपायरी देखते हो कि इसके दिन के बाद आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो आर्टिकल 243 का जो ई है, ई फॉर एक्सपायरी, एक्सपायरी किस चीज की, ग्राम पंचायत या पंचायतों की कार्यकाल की बात कर रहा है। कार्यकाल कितने साल का, 5 साल, 5 साल से अधिक नहीं होगा, ठीक है। ये टेन्योर अवधि। एफ फॉर फेल्ड मेंबर। फेल्ड मेंबर का क्या मतलब होता है, अयोग्य आदमी। मतलब पंचायत में ऐसे कौन से व्यक्ति होंगे जो चुनाव नहीं लड़ सकते, अयोग्यता के बारे में बात कही गई है। यही है 243 का एफ। फिर से समझो, ई फॉर क्या मैंने बताया, एक्सपायरी। एक्सपायरी किस चीज की, एक्सपायरी का मतलब होता है कि पंचायत की एक्सपायरी कब तक है, जो कार्यकाल होगा पंचायतों की कितने साल की, 5 साल की। 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। चीजें क्लियर है यहां तक। एफ 243 का एफ फॉर फेल्ड मेंबर। फेल्ड मेंबर का मतलब अयोग्य आदमी, कि भैया फेल हो चुका है। मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति हो जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो इसको याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं ना। आगे चलता हूं। जी जी फॉर याद रखना, गॉड पावर, मतलब भगवान की शक्ति। और यहां पे बात हो रही है पंचायत की शक्ति। तो जी फॉर गॉड पावर। पावर का मतलब शक्ति, किसकी शक्ति, पंचायतों की शक्ति और जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या शक्ति है, आर्टिकल 243 के जी में है, ठीक है। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। मैं हट जाऊं, बोल देता हूं, एक बार नोट कर लो, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लो। ई फॉर एक्सपायरी। एक्सपायरी किसकी, पंचायतों की। मतलब कितने साल तक रहते हैं, 5 साल तक। सदस्यता के लिए अयोग्यता, एफ फॉर फेल मेंबर। फेल मेंबर में अयोग्यता की बात कही गई है। जी फॉर क्या होता है, गॉड पावर। पावर किसकी, पंचायतों की शक्तियां तथा जिम्मेदारी। क्लियर है यहां तक चीजें। आगे चलूं, आ जाओ। अब बात कर रहा हूं आर्टिकल 243 का एच का मतलब हाई। हाई क्या, टैक्स। इंडिया में क्या हाई है, टैक्स। तो इसको टैक्स, हाई टैक्स याद करना। ये वर्ड एक है, रूट वर्ड के साथ याद रखना कि हाई से टैक्स। तो आर्टिकल जो 243 का एच है, ये कहता है कर, शुल्क और निधियां से संबंधित प्रोविजन इसमें कहा गया है, ठीक है। अब बात करता हूं 243 का आई। आई का मतलब होता है इनकम। इनकम को हिंदी में कहते हैं वित्त। क्या कहते हैं, वित्त। और ये चीजें क्या है, राज्य वित्त आयोग के गठन की बात कही है। आर्टिकल 243 का जो आई है, ये राज्य वित्त आयोग की गठन की बात करता है। आई फॉर इनकम। इनकम मतलब वित्त। इनकम का मतलब वित्त हो गया। और वित्त क्या है, राज्य वित्त आयोग। याद रखोगे, आई से इनकम से, भूलोगे तो नहीं ना। आगे चलो, आ जाओ। अब यहां तक अगर चीजें क्लियर हो तो मैं बात कर रहा हूं आर्टिकल 243 के जे का। ये फॉर होता है जांच। देखो बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल है। जैसे जांच, जांच किस चीज का, जो भी पंचायत का जो भी लेखा जोखा होगा, जो भी चीजें होंगी इनकी होगी, जो इनका रिकॉर्ड होगा, उसकी जांच करना। तो उससे संबंधित जो आर्टिकल है, आर्टिकल 243 का जे है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं ना। अगर यहां तक बात क्लियर हो, एक बार फिर से मेरे साथ रिवीजन करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। कैसे रिवीजन, आर्टिकल 243 का एच क्या कहता है, एच फॉर होता है हाई। हाई के साथ मैंने बोला था टैक्स। हाई टैक्स मतलब इसमें करों की बात कही गई है। आर्टिकल 243 का आई, आई का मतलब इनकम। इनकम का मतलब वित्त। तो इसमें राज्य वित्त आयोग की बात की गई है आर्टिकल 243 के आई में। अब बात हो रही है 243 का जे। जे फॉर जांच। जांच किस चीज का, जो पंचायत के जो लेखा जोखा है उनका परीक्षण करना, उनका जांच करना। यही आर्टिकल 243 का जे। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। अब आगे चलूं, आ जाओ। अब अगला जो है ना, अगला कह रहा है आर्टिकल 243 का के का मतलब होता है करो इलेक्शन या करवाओ इलेक्शन। के, करो इलेक्शन। तो भैया इसमें बात किस चीज की कही गई है, करो इलेक्शन, ठीक है।
तो ये इलेक्शन से संबंधित मतलब क्या है, पंचायत चुनाव के बारे में बात इसमें कही गई है। अगर चुनाव से संबंधित जो भी प्रोविजन की बात आएगी तो आप क्या बताओगे, आर्टिकल 243 का के फॉर करो इलेक्शन। अब आता है आर्टिकल 243 का एल। एल का मतलब लागू करना, लागू करना। क्या लागू करना, कि भैया ये चीज संघ राज्य क्षेत्रों में भी लागू होगा, मतलब यूटी में, यूनियन टेरिटरी में। यह है आर्टिकल 243 का एल। एम का मतलब मुक्त करना। इसने अभी ऊपर वाले लाइन में क्या बोला कि लागू करना, नीचे वाले लाइन में बोला मुक्त करना, कि भैया जरूरी नहीं कि हर जगह लागू होगा, कुछ ऐसे भी एरिया होंगे जहां पे लागू नहीं होंगी वो एरिया। एम का मतलब होता है मुक्त। अब मुक्त किस चीज का, मुक्त का मतलब होता है कुछ ऐसे अपवाद भी है जहां लागू नहीं होता है। मुक्त का मतलब होता है ना फ्री कर देना, कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पे लागू नहीं होंगे। क्या, कहां पे लागू नहीं होंगे, जो शेड्यूल एरियाज हो गए, शेड्यूल एरियाज एंड हिल काउंसिल, यहां पर पंचायती व्यवस्था लागू नहीं होगा, ये अपवाद में आते हैं। तो फिर समझ आई मैंने क्या बोला। अब आगे चलूं, आ जाओ, ये अच्छे से देख लो। के फॉर करो इलेक्शन, एल फॉर लागू करना, एम फॉर मुक्त। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना। आ जाओ आगे। अब आर्टिकल 243 की एन की बात हो रही। एन का मतलब होता निरंतर बने रहना। किस चीज की बात हो रही है, निरंतर बने रहना, पहले याद करो, निरंतर, निरंतर बने रहना, बने रहना। ठीक है, यहां पे बात हो रही जितनी भी विधि है, पंचायती जो व्यवस्था है, ये इनका जो विधि है ये हमेशा बनी रहेंगी, खत्म नहीं होंगी। इसका मतलब, इसका मतलब है कि निरंतर बने रहना। इनका मतलब नहीं भूलोगे, आंसर निरंतर बने रहना। अब इनके बाद आती है बात ओ, सबसे इंपॉर्टेंट ओ। ओ फॉर ऑब्जेक्शन नहीं। ओ को याद कैसे रखोगे, ओ को याद रखना, ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं। किस चीज के ऑब्जेक्शन नहीं, जो पंचायती जो चुनाव होता है ना, उसमें हाई कोर्ट जो न्यायालय है, उसमें न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। यहां पे बात हो रही है न्यायालय की, कि उससे बरी किया गया है कि इसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। देखो मुझे पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, फिर से ट्रिक दोबारा समझो। ए फॉर असेंबली, असेंबली का मतलब ग्राम सभा का अधिकार की बात कर रहे हैं। बी फॉर बिल्ड, पंचायतों के गठन की बात कर रहे हैं। सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब संरचना, किस चीज की संरचना की बात कर रहे हैं, पंचायत की संरचना की बात कर रहे हैं। डी फॉर डिमांड, डिमांड किस चीज की, आरक्षण की, सीटों के आरक्षण की अगर बात होगी तो आर्टिकल 243 का डी होगा। आर्टिकल 243 का ई फॉर एक्सपायरी, पंचायतों की कार्यकाल की बात होगी तो ई आएगा। एफ फॉर फेल मेंबर, सदस्यों की अनियोग्यता की बात आएगी। अयोग्यता में क्या आएगा, आर्टिकल 243 का एफ। एफ के बाद आ गया जी, जी फॉर गॉड पावर। आर्टिकल 243 का जी का मतलब क्या है, इसमें पावर की बात कही, गॉड पावर, पावर किसकी, पंचायतों की पावर और जिम्मेदारियों की बात कही गई है। आर्टिकल 243 का एच, एफ फॉर हाई टैक्स, करों से संबंधित जितने भी नियम है आर्टिकल 243 के किसमें, एच में कहे गए हैं। इसके बाद आई, आई फॉर क्या हो गया, आई फॉर इनकम, राज्य वित्त आयोग का जो भी गठन की जो बात कही गई वो आर्टिकल 243 के आई में कही गई है। आर्टिकल 243 का जे, जे फॉर जांच करना, जांच किस चीज की करना, पंचायतों की जांच करना, उसका लेखा जोखा की जांच करना, किस काम सही ढंग से हो रहा है कि नहीं, जो भी उस मांग रहे सही है या नहीं है, उनकी डिमांड वित्त से लेकर के। जी के बाद आता है के फॉर करो इलेक्शन, पंचायतों के अगर इलेक्शन की बात होगी, करो इलेक्शन, इलेक्शन आर्टिकल 243 का के बाद आता है एल, एल के बाद लागू करना, कि संघ राज क्षेत्र में भी लागू होगी पंचायती राज व्यवस्था। एम के फॉर मुक्त करना, कुछ ऐसे क्षेत्र या अपवाद है जहां पे लागू नहीं किया जा सकता है। एन, एन का मतलब निरंतर बने रहेंगे, क्या बने रहेंगे, जितने भी कानून है, जितने विधियां पंचायती संबंधित, ये कानून हमेशा बने रहेंगे। ओ फॉर ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं का क्या मतलब है, कि जो पंचायती में जो चुनाव होता है, चुनाव में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्लियर है, एक साथ में मैंने बोल दिया, इसको भी याद कर लेना क्षेत्रीय। अगर मैं बात करूं कि कौन से आर्टिकल में है, पंचायती राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं कि कब ये आया, तो 73 अमेंडमेंट्स आया, कब आया, 1992 में ये आर्टिकल, ये एक्ट बना था, पर लागू 24 अप्रैल 1993 में हुआ था। कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 243 ए से लेकर आर्टिकल 243 के ओ तक है।
ठीक है, कौन से भाग में संविधान के? संविधान के भाग 9 में है। कौन से अनुसूची में है? अनुसूची 11 में है। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। अब इसके कुछ और फैक्ट जानते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कुछ और फैक्ट की मैं बात करूं कि भैया राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? जिस दिन ये लागू हुआ 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन है। क्या बोला? 24 अप्रैल को राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस हो गया 24 अप्रैल को। लेकिन अगर मैं बात करूं कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन बताओगे। और मैं बात करूं पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है ये ग्राम वाली लागू कहां किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कौन से जिले में? नागौर जिले में। ठीक है, 2 अक्टूबर को गांधी की जयंती के अवसर पर इसको लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर पहला जिला था जहां पे पहली बार यहां पे लागू की गई। अगर मैं बात करूं पहली बार ये लागू कब किया गया, तो आप क्या बताओगे कि पहली बार लागू 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था नागौर जिले में। उसके बाद में चीजें सारी हुई हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने के बाद ये देखते हैं कि क्या जो अभी तक हमने पढ़ा ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सबसे पहले जानते हैं भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ। देखो, अगर संविधान संशोधन की बात होगी तो आपको मैंने अभी बताया था 73 अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। ठीक है, कब हुआ था? 1992 में ये एक्ट बना था, पर ये प्रभावी रूप से 1993 में लागू हुआ था। 1993 में। ठीक है, कब? 24 अप्रैल को। 86 अमेंडमेंट क्या है? 86 अमेंडमेंट है राइट टू एजुकेशन, 2002 में ये आया था। ठीक है, जिसके द्वारा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बनाया गया। आपको अच्छे से पता होगा आर्टिकल 21 के कै में, जो मैंने भी पिछले लेक्चर में आपको समझाया था जब मैं पीवाईक्यू की सीरीज करा रहा था। ठीक है, यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अनुच्छेद 243 ए किससे संबंधित है? ए फॉर अधिकार, ए फॉर असेंबली। मैंने आपको बताया था, देखो ग्राम सभा का कहीं अधिकार असेंबली की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये रहा आर्टिकल 243 का बी, ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, खूब अच्छे से क्लियर है। आगे चलूं, पंचायतों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों और महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? मैंने अभी इसको आपको ट्रिक बताया था। डिमांड, इंडिया में डिमांड किस चीज की है? आरक्षण की। आरक्षण ही तो है ना, तो डिमांड रिजर्वेशन। तो डी, आर्टिकल 243 का डी ही रिजर्वेशन की बात करता है। ठीक है, सी किसकी बात करता है? सी कंस्ट्रक्शन की बात करता है। एच इसकी बात करता है, हाई टैक्स करों के प्रावधान की बात करता है। यहां तक खूब अच्छे से क्लियर है। देखो, जो पढ़ाया हुआ है सारा सब कुछ मैं बता रहा हूं, और ट्रिक के माध्यम से सारी चीजें हो रही है। कई लोग ट्रिक तो बता देते हैं पर लागू नहीं करवा पाते हैं, कई जगह उनका ऑप्शन फेल हो जाता है, पर मैं जो आपको बता रहा हूं ये फेल नहीं होगा। ठीक है, और 100% आप कभी लाइफ में नहीं भूलोगे। अगला क्वेश्चन क्या करें? पंचायतों की अवधि कितनी साल होती है? टेन्योर, एक्सपायरी कितनी साल की मैंने बताई थी? किसमें था? आर्टिकल 243 के ई में, 243 के ई में। और कितने साल की थी? 5 साल की, 5 years। तो हमारा ये ऑप्शन सी सही है। ठीक है, देखो सब पढ़ाया हुआ आ रहा है ना। अब आगे चलो, पंचायतों के लिए वित्तीय आयोग गठित करने का प्रावधान। देखो, वित्त आयोग का गठन की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था वित्त, वित्त का मतलब इनकम, इनकम का मतलब आई। ये रहा वित्त, वित्त का मतलब होता है इनकम, इनकम का मतलब होता है आई। तो आर्टिकल 243 का आई, नहीं भूलोगे ना, याद तो रहेगा। आ जाओ, ये एच क्या था? हाई टैक्स से संबंधित था। ये क्या था? जांच करने की बात करी गई थी। के का मतलब करो इलेक्शन, मतलब पंचायत में इलेक्शन का प्रावधान का बात करी गई थी, ग्राम पंचायतों में इलेक्शन का प्रावधान। यहां तक चीजें खूब अच्छे से क्लियर है। देखो सब पढ़ा हुआ आ रहा है ना। आगे चलता हूं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पंचायत चुनाव का संचालन कौन करता है? देखो, पंचायत चुनाव, जो चुनाव होता है इसका संचालन करता है राज्य निर्वाचन आयोग। इसको याद रखना, ठीक है, नहीं बोलोगे ना। राज्य निर्वाचन आयोग ही ये संचालन करता है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब आगे चलूं, आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज प्रावधानों को किस भाग में जोड़ा गया है? देखो, भाग की बात करूं, भाग 9 में, अभी मैंने आपको बताया था। और अगर मैं अनुसूची की बात करूं तो अनुसूची 11 है, 11th अनुसूची। ठीक है, कौन से ईयर की बात हो रही है यहां पे? 73 अमेंडमेंट के
73 अमेंडमेंट के। 1992 में तो भैया एक्ट आया था, लागू हुआ था 1993 में। ठीक है, भूलोगे तो नहीं ना? यहां पर चीजें खूब अच्छे से क्लियर रहेंगे। अब आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या करे, अनुच्छेद 243 का एम किन्हें अपवाद देता है? एम का मतलब होता है मुक्त करना। किनको किनको मुक्त करना? जो शेड्यूल एरिया है और हिल स्टेशन, हिल काउंसिल। तो यहां पर शेड्यूल एरियाज अगर ऑप्शन में है, बिल्कुल है शेड्यूल एरियाज, ये ऑप्शन बी हमारा सही। जो मैंने आपको पढ़ाया सारा का सारा वही आ रहा है। और लास्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पंचायत चुनाव से जुड़े किसी भी मामले में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये कौन से आर्टिकल में है? हस्तक्षेप नहीं करेगा मतलब ऑब्जेक्शन नहीं होगा, नो ऑब्जेक्शन। ये आर्टिकल 243 का ओ फॉर ऑब्जेक्शन, तो 243 का ओ, 243 का ओ है कहीं पे, बिल्कुल। देखा, जितना मैंने आपको ट्रिक बताया था उसी ट्रिक से संबंधित आपको सारा क्वेश्चन उसी से हो गया। और लाइफ में एक बार अगर आपने इसको अच्छे तरीके से देख लिया, ए बी सी डी ई एफ में क्या एक कीवर्ड है, अगर उसको याद कर लिया, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे आप। बस देखते ही तुरंत याद आ जाएगा। एक वर्ड, असेंबली सभा, बिल्ड गठन, कंस्ट्रक्शन संरचना। तो आई होप यहां तक आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर क्लास को पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। और ऐसे अगर आपको और भी वीडियोस चाहिए सार ट्रिक को लेकर के, तो आप कमेंट में अपना ओपिनियन बता सकते हैं कि अगला टॉपिक किससे संबंधित लेकर आऊं, जो आपके जीवन में परेशान कर रहा हो कि सर इससे क्वेश्चन नहीं बनते, हमेशा भूल जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।